नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक भारत महान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरे चौथे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको ट्रंप ने मिलने के योग्य समझा या पहले प्राथमिकता दी। यह सौभाग्य 140-50 करोड़ देश के प्रतिनिधि को जाता है, अकेले मोदी जी को नहीं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एलन मस्क उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। क्या बात होगी वो तो बाद में डिटेल आएगा, लेकिन जो भी होगी भारत प्रथम के नीति पर ही होगी, भारत के हितों को रक्षा के लिए होगी। उसके पहले एनएसएस से बात हुआ, उसका डिटेल अभी आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति से जो प्रपोज टाइम है वो भारतीय समय अनुसार रात के 2 बजे के बाद है, 2, ढाई 3 बजे के करीब होगा, क्योंकि अभी अमेरिका में दिन हुआ है जब हमारे यहाँ रात शुरू हुआ है। तो लंच का और डिनर का टाइम होता है, सीधे 12-13 घंटे का समय डिफरेंस है हमारे और अमेरिका के बीच में। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा कल निखरेगा कि क्या लिया, क्या दिया, क्या समझौता हुआ, क्योंकि दो देशों के बीच समझौता गिव एंड टेक पर होता है। अब राजनीतिक बाजीगारी, चतुरता और राजनयिकों का महत्व यही कुशलता परखा जाता है कि वो कितना गिव करते हैं, कितना टेक करते हैं और कितना नेगोशिएट करते हैं। हमें संतोष है कि भारत का प्रधानमंत्री जिनका नेतृत्व से यह सब चल रहा है वो देश के प्रति ईमानदार है, और अभी जो हमारे राजनयिक हैं वो सब बड़े कुशल और देश हित को प्रथम रख करके बात करने वाले हैं, वह होगा। मित्रों, आज बात वक्फ बोर्ड की संशोधन बिल पर सदन के दोनों सदनों में हंगामा। वक्फ बोर्ड समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल साहब ने इसको लोकसभा में और राज्यसभा में उनके सहयोगी ने पेश किया। पता था कि इस पर हंगामा होगा। सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस ने मचाया। मित्रों, उन्होंने शोर क्यों मचाया, उनका उद्देश्य क्या था, इससे पहले वक्फ बोर्ड क्या था जान लीजिए। देखिए, हमारे गांव में कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते। अगर कोई अति हो जाती है तो वो बड़ा नुकसान करता है। जब धरती पर अपराध चरम पर हो तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। किसी को आप जोर से ज्यादा दबाएंगे, सताएंगे तो यह आपके हित में नहीं होगा। वक्फ बोर्ड वालों ने जितना अत्याचार करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसमें संशोधन की मांग की गई। संशोधन पर चर्चा और विचार हुआ और अब संशोधित विधेयक सदन में पेश हुआ है। कुमार श्रीकांत साहब को सादर प्रणाम। आप दिखते रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आपका समय कीमती है, मुझे मालूम है, लेकिन कृपया दिखते रहिए मुझे, क्योंकि आप दिखेंगे तो मैं बढ़िया बोल पाऊंगा, क्योंकि मालूम है त्रुटि सुधार के लिए सामने एक शख्सियत मौजूद है। 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा वक्फ बोर्ड के अत्याचार पर। भारत का जो पुराना संसद है वो 1921 में भूमि पूजन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, और 26 में दिखा छपास की बीमारी का इलाज बताएं कैसे ठीक होगा। खोज रहे हैं, मैं अपने लिए भी, अगर मुझ पर सूट हो जाएगा तो आपके लिए भी बताएंगे। तो पुराने संसद का भूमि पूजन 1921 में हुआ और वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ, क्योंकि 52 में देश आजाद हुआ। उसका जो घातक संशोधन हुआ 1995 में और 2013 में हुआ। वो क्यों हुआ वो चर्चा बाद में करेंगे। मतलब जो संगठन 1954 में बना वो 1921 में बने संसद को कहती है कि संसद वक्फ बोर्ड के जमीन पर बना है। मतलब ये उसी तरह से हुआ। मैं नाम लूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। मतलब कोई आदमी जो 1934 में जन्मा है, मैं बोलूंगा 1970 में जन्म हुआ कि मैं उसका बाप हूं। अच्छा, तो बिहार में सर्वे करिए। बिहार में तो जाएगा नीतीश, आएगा बीजेपी, यही सर्वे में बता रहा है। बाकी आपका सर्वे क्या करेगा, आप निष्पक्ष सर्वे करने वाले हैं, सर्वे करते रहिए। तो इस तरह की जब अत्याचार सामने आने लगा कि भाई वो संसद जो 1921 में प्रारंभ हुआ
वो उस आदमी की संपत्ति होगी जिसका गठन 1954 में हुआ। और अनाप शनाप शक्ति उस 1995 में मिला जब कांग्रेस की सरकार थी, और वापस जब उनको लगा 2013 में कि 14 में अब आएगी नहीं सरकार, तो उन्होंने और ज्यादा मजबूत कर दिया। 95 और 13 के संशोधन में बताया गया कि आपकी जहां नजर जाएगी, जिसको आप अपना बोल देंगे वही आपका हो जाएगा। तो क्या वो उसके बाद सदन को अपना बोले? आज एंटेलिया है जो मुकेश अंबानी का बंबई में घर, दुनिया में सबसे महंगी घर बताई जाती है। मुस्लिम भाई उसको कहते हैं कि ये बॉलीवुड की संपत्ति पर बनी हुई है। यही जो अनाप शनाप और अत्याचार होने लगा, तब जाकर के लोगों में मांग उठने लगा कि भाई इस पर विचार हो, संशोधन। नहीं तो कल को मेरे घर को कोई कह दे कि ये बॉलीवुड की संपत्ति है और मैं चिल्लाता रहूं क्योंकि सुनवाई मेरा किसी कोर्ट कचहरी में हो नहीं सकता है, वो उन्हीं में होगा। और जब अपने ही सुनने वाले होंगे तो कहे से अपना अहित करेंगे। इसी पर सरकारों पर दबाव बना और आज सरकार संशोधित बिल पार्लियामेंट में पेश कर दी है। इसके उलट एक चीज और है कि वक्फ बोर्ड संशोधन पर सबसे ज्यादा खुश मुसलमान है। मैं भी सामाजिक आदमी हूं, जैसे हमारे कुमार श्रीकांत जी बिहार में सर्वे कर रहे हैं, हम भी जहां होते हैं वहां सर्वे करते रहते हैं, बातचीत तो करते रहते हैं। ये वक्फ बोर्ड का चर्चा जब से हुआ तब से हम भी कुछ मुसलमान भाइयों से जानना चाहिए कि भाई ये है क्या। पहले तो यही जानना चाहिए कि वक्फ बोर्ड है क्या, ये क्या चाहिए, वक्फ का मतलब है क्या होता है। हमारे लिए तो उसका मतलब भी बड़ा जरूरी है। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के, बड़े नामजद आदमी है, मैं नाम नहीं रखूंगा, उनका कोई भी जान सकता है। विद्यालय का भी अगर नाम विश्वविद्यालय का रख दिया तो आप सब जान जाएंगे। पूर्वांचल के हैं, इतना हिंट दे देता हूं, मेरे अच्छे जानकार हैं। उनको मैं पूछ दिया हुआ क्या कि दिल्ली के कार्यक्रम में मिल गए, कहा हो राकेश, कहाँ हो, बड़ी दिन के बाद मिले हो, कैसे हो, ये वो। तो हम लोग खाने के ब्रेक पर था, तुम थाली लेकर हम दोनों लोग थोड़े दूर हट गए। मैं बोला मियाँ जी एक बात पूछनी है, ये वक्फ बोर्ड वाला मामला क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारा थैली अपने हाथ में ले लिए। मैं बोला क्या हुआ, बोले यही वक्फ है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, बोला समझ में नहीं, तेरे को डिटेल बताता हूं। मैं बोला जी आधा उससे ज्यादा तो मैं समझ लिया। बोला नहीं राकेश, उससे भी ज्यादा नहीं समझा। देखो है क्या, वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान को है, क्योंकि तुमको तो इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति तुमको नहीं दी जा सकती, तुम हिंदू हो, लेकिन मैं मुसलमान हूं, मेरे को भी नहीं दी जा रही है। वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए हुआ था कि जो निर्धन मुसलमान होगा, जो जरूरतमंद मुसलमान होगा, उसकी स्थिति सुधारी जाएगी। भूमिहीनों में भूमि वितरित की जाएगी, मकान में मकान वाले को दिया जाएगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और इसका दोहन दबंग मुसलमान कर रहा है। चाहे वो बाहुबल से दबंग हो, राजनीतिक बल से दबंग हो, या किसी और रूप में दबंग हो। और तुम बोलोगे तो कहेगा कि देखो ये गैर मुस्लिम है और मुसलमान को सता रहा है, और हम बोलेंगे तो हमको पीटा जाएगा। कहा कि तुम्हारे घर के बगल में दिल्ली में ओखला है, जाकर के देखो कि वक्फ की दुकानों की वसूली कौन कर रहा है। और मुझे ये बात लगा भैया कि ओखला तो मेरे घर के बगल में है, और मैं कम से कम 50-60 मुसलमान को जानता हूं जो हर तबके के हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, साधारण लोग भी हैं, नौकरी करने वाले लोग भी हैं। तो मैं 4-5 दिन इस पर मेहनत किया, बिना कैमरा बिना उसके। किसी ने भी नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड से सभी मुसलमान खुश है और उसे मुसलमानों को लाभ मिलता है। सभी ने कहा कि इसमें घोटाला है, और ये जो जकात की पैसे आते हैं ना, सबसे ज्यादा जकात में घोटाला हो रहा है। क्योंकि जकात मुसलमान स्वेच्छा से देता है, और जकात जिसके पास जाता है वे भी अपना स्वेच्छा से उसको खर्च करते हैं। उनकी मर्जी होगी तो घर पे खर्च करेंगे, उनकी मर्जी होगी तो किसी दीनहीन मुसलमान को दे देंगे। वो भी उनके स्वेच्छा से है, जो उचित नहीं है। तो हमने उनको बोला कि भाई आप लोग कहते हो कि मंदिर के पंडित जी चढ़ावा रख लेते हैं, ये कुछ ऐसा ही मामला है क्या। बोला राकेश इसमें अंतर है। तुम्हारे यहां कोई वक्फ बोर्ड या कोई मंदिर बोर्ड नहीं है कि पैसा मंदिर बोर्ड को जाएगा। तुम्हारे यहां तो जो मलाईदार मंदिर है उसको सरकार कब्जा में ले लिया,
और जो छोटे मोटे तुम्हारे घर के आजू बाजू के मंदिर होगा उसमें गरीब ब्राह्मण पल रहा है, उसको तो पता ही है किसी को पलने के लिए बना हुआ है। उसके संविधान में, किताब में, सोसाइटी एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर के चढ़ावे से किसी गरीब का भला होगा। वो तुम्हारे घर में भी कोई मंदिर बगल में होगा, हाँ मंदिर है, तो उसकी साफ सफाई कोई गरीब ब्राह्मण कर रहा होगा और उसका चढ़ावा रख रहा होगा और उसको पता है कि पंडित जी को दिया जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, हमारे यहाँ तो पंडित जी चंदा वसूल करके मंदिर बढ़िया बनवा दिए। बोला हाँ मंदिर बढ़िया बना, हो सकता है मंदिर बनाने में 10, 20, 500, 1000 रुपये अपने लिए रख लिया, लेकिन तुमको तो पता है ना पंडित जी को दे रहे हैं। हमारे यहाँ हम उनको नहीं दे रहे, हमको तो वक्फ में मुस्लिम हितों के लिए दे रहे हैं, जो नहीं हो रहा है। तो मैं बोला लगे यहाँ एक प्रश्न ये बता दो कि जो वक्फ बोर्ड की संशोधन अधिनियम विधेयक आने वाला है उस पर आप क्या कहेंगे? तो वो फिर संजीदा हो गए। बोले राकेश देखो, संशोधन सरकार की ईमानदारी पर निर्भर करता है। और तुमको एक बात बता दो, मुझे अभी संशोधन का ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि आज ना पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, उसके पहले तो अभी बैठक ही होने वाली थी। उस वक्त तक चर्चा था कि कमेटी बनेगी, उस वक्त कमेटी भी नहीं बनी थी। उन्होंने बोला कि नियति अगर सरकार की ठीक होगी तो मुसलमान लाभान्वित होगा, और अगर नियति ठीक नहीं होगी तो पहले से भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि संशोधन में जो विधेयक बन जाएगा वो फिर उसको बदलने में टाइम लगेगा। तो नियति का प्रश्न है, और यह सरकार मुसलमान के प्रति कैसी नियत रखती है यह तुमको बताने की जरूरत नहीं और हमको भी बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। तो मैं बोला नहीं, एक प्रश्न मैं रख देता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इतना मुस्लिम हित ऐसी सरकार बना ही नहीं। बोला, उन्होंने बोला मैं भी यही कह रहा हूं कि ये जो वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नहीं, भाजपा के ही नेतृत्व में अटल जी के जमाने में थी, उस वक्त ही मुसलमानों के हित की बहुत चिंता की जाती थी, और हित की उन्होंने किया है, दिखाया है, जबकि उन्हें उलट दूसरी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्होंने 2 राजनीतिक दल का नाम लिया, एक तीसरे का भी नाम लिया कि मुसलमानों का इससे ज्यादा नुकसान किसी नहीं है। मैं अगर नाम रखूंगा तो होगा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के हित में और किसी के विरोध में बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी जब मिलाया कुछ बातों को तो उस हजरत की बात सही साबित हुई। मित्रों, 2 बातों से मैं बड़ा कंसर्न हूं, मैं तो बड़ा चिंतित हूं। वह बोर्ड अधिनियम में क्या होगा ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में यह है कि 2 बातें मुस्लिम जमात पर सख्ती से लागू कराया जाए, बल्कि मैं एक शब्द आगे बढ़ के कह रहा हूं कि सभी जमातों पर सख्ती से लागू किया जाए, सिर्फ मुसलमान ही क्यों। आज ही टीवी में मैं देख रहा था, मुस्लिम संगठन के बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े चेहरे वाले लोग जिनकी बातें सुनी जाती है, जमात में उनका कदर है, उनके बात पर जमात में जज्बात है, वो लोग सरेआम टीवी पर झूठ बोल रहे हैं कि यह सरकार मुसलमानों का दुश्मन है। मुझे इस बात पर रोक की मांग करनी है, इस पर रोक लगे, क्योंकि देखिए आप नेम फेम वाले आदमी हैं, जमात आपकी बात सुनती है। जो अनपढ़ पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो कम समझ वाले लोग जमात है, वो कहेंगे कि यार ये मौलाना साहब कह रहे हैं, मतलब ये सरकार दुश्मन है, तो फिर विद्रोह होगा। सरकार के प्रति अविश्वास भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। आप अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपकी दाढ़ी में चमक बनी रहे, इसके लिए सारे कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को और सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं, इस पर रोक लेनी चाहिए। जिस तरह से जातीय राजनीति करने वाले लोग अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए कहते हैं कि हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, असल में उनको अपने बेटे बेटी बहू को फायदा पहुंचाना है। ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी है, वो सभी मुसलमान पर खतरा बता करके अपनी उगाही और अपनी कमाई करते हैं। आप देख लीजिए कि देश के मुसलमान की स्थिति कितनी खराब है, लेकिन मुस्लिम राजनीति करने वाले की स्थिति खराब नहीं है। हालांकि ये तो हिंदू में भी है, जो जात की राजनीति करते हैं उनकी स्थिति चर्चा भी नहीं किया जा सकता, इतनी बढ़िया है। और जिस जात की वो राजनीति करते हैं वो आज भी भूखमरी में, पहले से स्थिति खराब होती जा रही है। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकारों को इस विषय पर सख्ती से निर्णय लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। पहला कि आप अपने राजनीति चमकाने के लिए अपने कम्युनिटी को दांव पर ना लगाएं, सरकार से ना भिड़ाएं। और दूसरा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गरीब मुसलमानों के हितों में खर्चा करें, अपनी निजी संपत्ति ना माने। और अगर आपने ऐसा किया होता तो संशोधन की जरूरत नहीं होती।
अगर आपने ऐसा किया होता तो आप ही के जमात का मुसलमान यह नहीं कहता कि नहीं, यह बड़ा जरूरी है। बहुत मुसलमान तो यह कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए। आज तक किसी मुसलमान का फायदा नहीं किया। इस स्थिति तक जब विद्रोह आ जाए तो समझिए कि आप जरूर सही रास्ते पर नहीं है। आप सही रास्ते पर आइएगा तो आपका हित होगा, आप सही रास्ते पर आइएगा तो जमात का हित होगा, नहीं तो जमात का नुकसान होगा और वो आपके वजह से होगा, सरकार की वजह से नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में क्या और अमेंडमेंट होगी, क्या और होगा, यह तो संसद में बहस के बाद पता चलेगा, क्योंकि हमने संसद चुन के भेज दिया है। अब काम उनका करना है। लेकिन एक बात जरूर है कि इससे एक चिंगारी निकली है। अब यह चिंगारी चिराग जलाती है कि पूरा समाज जलाती है, यह देखने वाली बात है। और इस पर संयम से बोलने की जरूरत है, संभल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि मामला संवेदनशील है और नेता इसको अति संवेदनशील बना करके अपना लाभ लेना चाहते हैं, जिससे हम सबको बचना चाहिए। इन्हीं अनुरोध और इन्हीं ताकीद के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और दुआ करता हूं कि संशोधन पर जो मुसलमान जमात है वह आग में मूतने की जगह, आग से हाथ सेकने की जगह आग को बुझाने के काम करे, भड़काने के ना काम करे, क्योंकि भड़काने वाले लोग दोनों तरफ हैं और चिंता मुझे उन्हीं दोनों तरफ के लोगों के साथ है। भारत महान सुरक्षित रहे, सुसज्जित रहे और प्रगति रहे। इन्हीं में साथ मैं राकेश कुमार आप सबको साथ करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।